The Yellow Wallpaper. The Yellow Wallpaper is a short story written by Charlotte Perkins Gilman. Today in this video we will discuss short bio of the Charlotte, key facts, characters, summary, symbols and theme of the Yellow Wallpapers. So without wasting any further time, let's come toward the short bio of the Charlotte Perkins Gilman. She was born in 1860 in US. She was a prominent American feminist, lecturer, writer and a publisher. ये जो शॉर्ट स्टोरी है द येलो वॉलपेपर, ये एक्चुअल में चार्लेट की बायोग्राफी ही है। और सेकेंडली ये रेस्ट क्योर के रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखी थी और लिखने के बाद इन्होंने डॉक्टर सिलास को सेंड भी करवाई थी, जिसका उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। डॉक्टर सिलास वही हैं जिन्होंने रेस्ट क्योर को चार्लेट के ऊपर अप्लाई किया था। ये रेस्ट क्योर था क्या? ये रेस्ट क्योर 90s में एक ऐसा ट्रीटमेंट था जो कि मेंटल स्ट्रेस से जो पेशेंट्स गुजर रहे होते थे उनके ऊपर अप्लाई किया जाता था। जो किसी भी मेंटल इशू से गुजर रहे होते थे उन पेशेंट्स को 9th मंथ या किसी भी टाइम पीरियड के लिए एक रूम में लिमिटेड कर दिया जाता था। लिमिटेड कर दिया जाता था मतलब कि उन्हें सिर्फ अलाउ किया जाता था खाने के लिए और सोने के लिए। इसके अलावा उन्हें लिखने तक की परमिशन नहीं होती थी, ज़्यादा बातों करने की परमिशन नहीं होती थी, किसी भी काम की परमिशन उन्हें नहीं होती थी। और इवन के जो कि मदर्स होती थी जिनके बेबी छोटे होते थे, उन बच्चों की टेक केयर करने की भी उन्हें परमिशन नहीं दी जाती थी। और जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो पेशेंट्स थे वो मोर इंसान हो जाते थे। ज़ाहिर सी बात है, ऐसा ट्रीटमेंट हम किसी नॉर्मल इंसान के साथ करें तो उसकी भी हालत ख़राब होगी। और ऐसा ही चार्लेट के साथ हुआ, जो कि पहले ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी। रेस्ट क्योर के बाद उनकी हालत मज़ीद ख़राब होगी और इसी वजह से इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है ताकि डॉक्टर को बता सके कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो सही नहीं है। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसा डिप्रेशन होता है जो कि फ़ीमेल्स को उनकी डिलीवरी के पीरियड के बाद गुजरना पड़ता है। इस पीरियड में उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो अपसेट हो जाती है और जो इर्द गिर्द के उनके लोग होते हैं या वो खुद पेशेंट वो समझ नहीं पाता कि उन्हें एक्चुअल में पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ है। और चार्लेट के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद उनके ऊपर रेस्ट क्योर अप्लाई हुआ और रेस्ट क्योर का अप्लाई रिज़ल्ट भी नेगेटिव निकला। और फिर कुछ अरसे बाद उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और ब्रेस्ट कैंसर से मरने की बजाय 1935 में उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली और यूएस में उनकी डेथ हो गई। नाउ वी विल डिस्कस द की फैक्ट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। ये राइट की गई है 1890 में और ये पब्लिश हुई है 1892 में। इसको इंक्लूड किया जाता है अमेरिकन फेमिनिज़म लिटरेचर में। और अगर हम इसके जॉनरा की बात करें तो वो है गॉथिक फिक्शन और सोशो पॉलिटिकल एलेगरी। ये गॉथिक फिक्शन इसलिए बिकॉज जब हम ये स्टोरी रीड करते हैं तो हमें इस तरह से लगता है कि स्टोरी के अंदर कोई घोस्ट हैं, कोई स्पिरिट्स हैं, जो हाउस है वो हॉन्टेड है, बट इन एक्चुअल इट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टोरी। और सेकेंडली ये सोशो पॉलिटिकल एलेगरी है। ये एलेगरी इसलिए कि राइटर ने जो फीमेल्स थी उस टाइम में उनकी कंडीशन दिखाई थी और सेकेंडली रेस्ट क्योर के इफ़ेक्ट्स दिखाएंगे स्टोरी के अंदर उन्होंने। और जो इसकी नरेशन है वो है फर्स्ट पर्सन और क्लाइमैक्स तब आता है जब जो नरेटर होती हैं वो रूम में लॉक हो जाती हैं। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टर्स की तरफ। इसके 4 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, 2 मेन हैं और 2 माइनर। जो नरेटर हैं सबसे पहले वो सबसे लीडिंग कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी की, जो कि अननेम्ड रही हैं थ्रू आउट द स्टोरी। और ये स्टोरी लिख रही हैं अपनी सीक्रेट डायरी में। सीक्रेट डायरी में इसलिए कि वो छुपा के लिख रही हैं बिकॉज उनके ऊपर रेस्ट क्योर अप्लाई हुआ था और उन्हें लिखने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी और उन्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, जिसकी वजह से रेस्ट क्योर उनके ऊपर अप्लाई किया गया था। बाकी फ़र्दर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम आगे समरी में डिस्कस करेंगे। सेकंड वन है जॉन, जो कि नरेटर के हस्बैंड हैं, जो कि एक रिस्पेक्टेड फिजिशियन है और जो कि अपनी वाइफ को कम्प्लीटली कंट्रोल करते हैं, इवन कि उनकी सोच तक को ये कंट्रोल करते हैं। थर्ड वन है जेनी और फोर्थ वन है मैरी। जेनी जॉन की सिस्टर हैं जो कि हर टाइम अपने भाई को उकसाती हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ जो कि अपनी उनके बारे में नरेटर के बारे में। और जो मैरी है वो केयर टेकर हैं बेबी की, बिकॉज़ वो उन्हें परमिशन नहीं थी नरेटर को कि अपने बेबी की टेक केयर कर सकें, इस वजह से।
तो अब हम आते हैं येलो वॉलपेपर की समरी की तरफ। स्टोरी स्टार्ट होती है राइटर की सीक्रेट डायरी में एक हॉन्टेड हाउस से। हॉन्टेड हाउस का राइटर ने खुद वर्ड यूज़ किया है, नरेटर ने। हॉन्टेड हाउस में वो लोग आए हैं इस हाउस में। जो जॉन है वो अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को और साथ में केयर टेकर को लेकर इस हाउस में वेकेशन स्पेंड करने के लिए आए हैं। एक्चुअल में नरेटर के ऊपर रेस्ट क्योर अप्लाई किया गया है और वो उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। तो जैसे ही जो नरेटर इस हाउस में आती हैं उन्हें इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये जो हाउस है ये हॉन्टेड है और वहाँ पे कोई घोस्ट वगैरह रहती हैं। तो जब वो जिस रूम में उनका स्टे होता है, जिस रूम में नरेटर रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, उस रूम में येलो वॉलपेपर होता है। तो जो येलो वॉलपेपर होता है ना, उसका पैटर्न इन्हें बहुत ज़्यादा इंसेंट कर देता है। इन्हें मोर ऑब्सेस्ड हो जाती हैं इसके साथ वो, और उन्हें इसके साथ ना अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज़ वो पहले ही एक मेंटल कंडीशन से गुजर रही थी, मेंटल उनकी अपसेट थे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन था और उसके बाद उनके बेबी की उन्हें टेक केयर करने की परमिशन नहीं थी। अब सारा दिन उनकी यही रूटीन थी कि वो इसी रूम में ही रहती थी, खाती थी और सोती थी। तो ये जो वॉलपेपर था ये इन्हें बहुत ज़्यादा ना बेचैन कर देता है। इन्हें इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है कि ये जो रूम है, जिस रूम के अंदर वो रह रही हैं, वो पहले नर्सरी था बच्चों की। तो वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि ये रूम चेंज करो या तो इसका वॉलपेपर चेंज करो, मैंने इस रूम में नहीं रहना। लेकिन उसके हस्बैंड उनकी कोई बात नहीं सुनते, उसकी मेंटल केयर नहीं करती इतनी ना, और वो उसकी बात नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि ये रूम चेंज हो जाए या तो इसका वॉलपेपर चेंज हो जाए, लेकिन वो दोनों काम ही नहीं कर पाती। तो अक्सर वो रात को जागती हैं और इस वॉलपेपर को देखती रहती हैं, और ना उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ना ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि वो सारा दिन रूम में ही रहती थी और येलो वॉलपेपर उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। तो अब उन्हें इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है कि जो येलो वॉलपेपर है ना, इसके पीछे से ना उन्हें कोई आवाज़ें आ रही हैं, कोई उन्हें हेल्प के लिए कोई हेल्प मांग रहा है वहाँ से, कोई राइटर को, जो नरेटर हैं एक्चुअल में, उन्हें कोई बुला रहा है। उन्हें इस तरह फिर बाद में उन्हें बाकायदा नज़र आने लग जाता है कि इस वॉलपेपर के पीछे काफ़ी सारी औरतें जिन्हें कि वहाँ पे ना बंद किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा अब उनकी मेंटल कंडीशन ख़राब होने लग जाती है। वो अपने हस्बैंड को कहती हैं, लेकिन उसके हस्बैंड एज़ यूजुअल उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो अब एंड ये होता है कि वो जो थी, एट द एंड इतना ज़्यादा उनकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली जाती है कि उस रूम को लॉक करके ना वो वॉलपेपर को स्क्रैचिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। वो स्क्रैच करती रहती है। वो सोचती है कि आज मैं इस वूमेन को बाहर निकाल के ही रहूँगी जो कि इस वॉलपेपर के पीछे है, और उसकी बस वो बेध्यानी में वो सिर्फ एक ही काम करती है कि इस वॉलपेपर को उतारती रहती है। बाहर उसके हस्बैंड आ जाते हैं, वो रूम में आने की कोशिश करते हैं और वो की ढूंढते हैं। जैसे वो की ढूंढते हैं, वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी वाइफ है वो क्रीपिंग कर रही हैं। वो बाद में क्रीपिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो क्रीपिंग करती रहती है एक कीड़े की तरह, बिल्कुल जस्ट लाइक अ कैटरपिलर। तो जो उनके हस्बैंड आते हैं जॉन, वो ये देख के बेहोश हो जाते हैं, और जो राइटर होती है, नरेटर उनके ऊपर भी क्रीपिंग स्टार्ट कर देती है और स्टोरी वहीं पे एंड हो जाती है। अब स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है, वो बस क्रीपिंग करती है। तो अब हम इसके सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है वॉलपेपर। जो वॉलपेपर है वो एक्चुअली में सिंबल है जो कि फैमिली स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस टाइम में जो ट्रीटमेंट था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से वो ट्रीटमेंट ने पेशेंट्स को मोर इंसेन कर दिया था, ट्रैप कर दिया था। और बिल्कुल उस टाइम में जो स्ट्रक्चर था फैमिली का, जिसके अंदर वुमेन को उसका हस्बैंड कम्प्लीटली कंट्रोल करता था, कि उसके जो सेल्फ एक्सप्रेशन थे उसको बाउंडेड कर दिया जाता था। तो वॉलपेपर उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो जॉन है वो पैट्रियार्चिकल कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर थर्ड वन है क्रीपिंग वुमेन। क्रीपिंग वुमेन रिप्रेजेंट कर रही है वुमेन की स्ट्रगल, जो कि वो ओवरकम करने की कोशिश करती हैं अपने डोमेस्टिक कैप्टिविटी को। तो ये एक्चुअली में वुमेन की स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वुमेन अपने माइंड को, अपनी सोच को एक तरफ रख के जो स्ट्रगल करती रहती है। और फोर्थ वन है वुमेन इनसाइड दी वॉलपेपर। ये बहुत मेन सिंबल है इसका, इसी पे सारी स्टोरी डिपेंड कर रही है
ये इंडिकेट्स द इनर थॉट्स एंड इंसेन फीलिंग ऑफ द नरेटर एंड होपलेस वुमेन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो एक्चुअली में वुमेन साइड दी वॉलपेपर है वो नरेटर खुद है, यानी कि राइटर खुद है, जो कि एक्चुअली में से फील हो रहा है कि ट्रैप कर दी गई है सोसाइटी के स्ट्रक्चर के पीछे। ये थे इसके सिंबल्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके थीम्स को। सबसे फर्स्ट वन थीम इसका जो है वो है कन्फर्मिटी वर्सेस सेल्फ एक्सप्रेशन, कि किस तरह से हमारी फैमिली स्ट्रक्चर में, हमारी सोसाइटी में वुमेन के सेल्फ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और जिस तरह से पेशेंट्स के साथ भी बल्कि सलूक किया जाता है कि उन्हें अगर कोई डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, तो उनके साथ उन किस तरह का सलूक किया जाता है कि उनके उस सेल्फ एक्सप्रेशन को ही बाउंडेड कर दिया जाता है, स्पेशली वुमेन को। एंड सेकंड वन है स्टेटस ऑफ वुमेन। तो स्टेटस ऑफ वुमेन ही एक्चुअली में उन्होंने एलेगरी है इसलिए स्टोरी, क्योंकि उन्होंने स्टेटस ऑफ वुमेन को दिखाया है कि वुमेन किस तरह से ट्रैप है और वुमेन किस तरह से हेल्पलेस है इस सोसाइटी के सिस्टम में, और किस तरह से उनके माइंड को कंट्रोल किया जाता है, उनकी इमेजिनेशन को लिमिटेड कर दिया जाता है। किस तरह से वुमेन का जो स्टेटस है वो सारा इस स्टोरी में दिखाया गया है, जो कि उनका एक मेन कंसर्न था राइटर का। थर्ड वन है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस भी एक मेन कंसर्न रहा है राइटर का, इसलिए तो उन्होंने डॉक्टर सिलास्ट को ये शॉर्ट स्टोरी सेंड भी की थी। तो मेंटल इलनेस में उन्होंने हेलुसिनेशन दिखाई है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन दिखाया है, और स्पेशली रेस्ट क्योर दिखाया है। और फिर फोर्थ वन पे ईवल ऑफ रेस्ट क्योर। ये उस टाइम में रेस्ट क्योर बहुत ज़्यादा कॉमन था, और जिसकी वजह से पेशेंट मोर इंसेन हो जाते थे, जिसकी वजह से राइटर ने ज़रूरी समझा कि वो इसके ऊपर एक स्टोरी लिखें और क्वेश्चन समझा सकें डॉक्टर को कि जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा सलूक हम किसी नॉर्मल इंसान के साथ भी करेंगे। नॉर्मल इंसान को भी अगर हम बाउंड कर दिया जाए, सिर्फ खाना है, सोना है, इसके अलावा फर्दर कोई काम नहीं करना, कि सोचना भी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी नॉर्मल नहीं रह सकेगा। तो उन्होंने ईवल ऑफ रेस्ट क्योर को शो करवाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।